हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हमारे एक विशेष टॉपिक भूकंप के बारे में चर्चा कर रहे थे। भूकंप अर्थात भूमि में उत्पन्न कंपन जब पृथ्वी की आंतरिक या बाह्य शक्तियों के कारण धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है तो इसे भूकंप कहा जाता है। हालांकि यह हलचल आंतरिक कारणों के कारण होती है मोस्टली, लेकिन कुछ पैमाने पर लघु स्तर पर बाहरी कारण भी हैं जो भूकंप के लिए उत्तरदायी है। भूकंप के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कल, तो हमने भूकंप मापी यंत्र के बारे में भी चर्चा की। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है और इस सिस्मोग्राफ पर एक रिक्टर स्केल लगा हुआ होता है। उस रिक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप की गणना की जाती है कि आखिर भूकंप कितनी तीव्रता से आया है। इस सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल पर इस तरह से आरेख बनते चले जाते हैं जब भूकंप आता है तो, और इसकी गणना के माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि भूकंप सामान्य है, विनाशकारी है या सर्वविनाशकारी है। इन सभी बातों की हम चर्चा कर चुके थे। आज हम भूकंप के कारणों के बारे में जानेंगे कि आखिर भूकंप किन कारणों से आता है। ध्यान दें, यहां जो हम कारण पढ़ेंगे ये तमाम कारणों में आने वाले शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं। ऐसे में हर शब्द को विस्तार से जानेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। भूकंप का सबसे पहला यदि हम कारण देखें तो प्लेट विवर्त लिखी है। भौगोलिक शब्द है, ये पूरा भूगोल का शब्द है और पूरी तरह से आपके लिए नया शब्द। भूकंप शब्द सुन रखा है आपने, लेकिन ये शब्द पूरी तरह नया है, प्लेट विवर्त लिखी। क्या है इससे आशय, जरा समझें। पहले प्लेट शब्द को जाने। हमारे धरातल के नीचे कई मजबूत, दृढ़, कठोर चट्टानें मौजूद हैं। जिन चट्टानों के ऊपर हमारे महाद्वीप और महासागर उपस्थित हैं, उन कठोर, मजबूत, दृढ़ चट्टानों को प्लेट कहा जाता है। सामान्यतः 6 बड़ी और 14 छोटी प्लेटें बताई गई। जैसे एक प्लेट की हम बात करें, यूरेशियन प्लेट, अर्थात ये वो प्लेट है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के नीचे। क्योंकि यूरोप और एशिया महाद्वीप की यदि हम देखें तो कुछ स्थिति इस प्रकार से दिखाई देती है। ये ऐसा यूरोप और एशिया का एक सामान्य चित्रण, क्योंकि यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, इसीलिए इन दोनों महाद्वीपों को
संयुक्त रूप से यूरेशिया भी कहा जाता है। तो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, कोको प्लेट, नजका प्लेट, ऐसी कई प्लेटें हैं। अफ्रीकी प्लेट, जिनके ऊपर महाद्वीप और महासागर उपस्थित है। तो आप प्लेट शब्द को खाली इतना सा समझ लीजिए कि धरातल के नीचे कठोर स्थलखंड, कठोर चट्टानी समूह प्लेट कहलाता है। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे, अगला जो लेसन है वो पूरा इसी से संबंधित है। तो कठोर चट्टानी समूह जो है वो प्लेट कहलाता है। पहले शब्द तो ये क्लियर होगा। विवर्तनिकी अर्थात हलचल या टक्कर, हम ये मान सकते हैं, यानी प्लेटों के मध्य होने वाली हलचल, प्लेटों के मध्य उत्पन्न गतिशीलता और उन गतिशीलता के कारण जो टकराव उत्पन्न होता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसे विवर्तनिकी कहा जाता है। हमारे धरातल के नीचे, जैसे मैंने भी बताया था, 6 बड़ी प्लेटें और 14 छोटी प्लेटें, और इन सब में महत्वपूर्ण बात क्या है कि सभी प्लेटें जो हैं गतिशील अवस्था में है। ये मुख्य बात है कि सभी प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं और इन्हीं गतिशील अवस्था के कारण धरातल पर उत्पन्न होते हैं भूकंप। कैसे? जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल के ऊपर हलचल उत्पन्न होती है और यही हलचल भूकंप की उत्पत्ति करती है। एग्जाम्पल हम यूं समझ सकते हैं कि ये दोनों अभी इस तरह समझिए आप, ये एक प्लेट है और दूसरी ये प्लेट। ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। ये अभी स्थिर है, सब जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गतिशील ये प्लेटें हैं, लगातार गति करती रहती हैं, कभी कोई सी और कभी कोई सी। अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकी। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी धरातल के नीचे से, तो आप देख सकते हैं कि ऊपरी क्षेत्र में हलचल उत्पन्न होगी और यही हलचल जो जन्म देती है वो भूकंप को जन्म देती है। अर्थात कहने का आशय, धरातल के नीचे 6 बड़ी और जो 14 छोटी प्लेटें हैं, ये लगातार गति करती रहती हैं और इनकी गतिशीलता के कारण धरातल के ऊपरी क्षेत्र में हलचल उत्पन्न होती है और यही हलचल से भूकंप का जन्म होता है, जो भारी मात्रा में विनाशकारी होता है। तो पहला शब्द हम देखें, प्लेट विवर्तनिकी, अर्थात जमीन के अंतर्गत धरातल के नीचे भूगर्भ में जो गतिशील अवस्था में प्लेटें हैं, उनके कारण भूकंप का जन्म होता है, पहला। दूसरा आता है ज्वालामुखी विस्फोट। पिछली वीडियो में जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे थे तो उस ज्वालामुखी में ज्वालामुखी का जो कारण देखा था वो भूकंप देखा था कि भूकंप के कारण ज्वालामुखी आते हैं, बिल्कुल। तो यहां भूकंप का कारण है ज्वालामुखी, कि ज्वालामुखी के कारण भूकंप आते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ज्वालामुखी विस्फोट होगा वहां भूकंप का जन्म होगा और जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई है उन स्थानों पर
ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। होगा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक प्रेशर रिलीज होता है, तो भूकंप के कारण धरातल में दरारें आ जाती हैं, धरातल फट जाता है, और ज्वालामुखी को चाहिए क्या? एक कमजोर स्थान जिसको विस्फोट करके, जिसे फाड़ कर वह बाहर आ सके। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा भ्रंशन, भ्रंश पूरी भूगोल में आपको दरार शब्द कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा भ्रंश, और भ्रंश का अर्थ होता है दरार। भूगोल की भाषा में, भौगोलिक भाषा में दरार शब्द को भ्रंश कहते हैं, ये ध्यान रखें। कहीं पर भी दरार शब्द नहीं पढ़ने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा भ्रंश। भ्रंश के कारण अर्थात जब धरातल के नीचे मौजूद चट्टाने के मध्य दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, चटकने आरंभ हो जाती हैं, तो उन चटकनों के कारण धरातल का ऊपरी सिरा असंतुलित होता है, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त भूसंतुलन की स्थिति, जैसा ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया में हमने देखा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया में हम इस बात को पूरी तरह समझ चुके थे कि धरातल के नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और प्रकृति का ये नियम भी है कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। अर्थात धरातल से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ठोस पदार्थ गैस, द्रव का रूप लेगा, और द्रव पदार्थ गैस का। ऐसे में जो पिघली हुई चट्टानें हैं और ठोस चट्टानें हैं, ये धरातल के नीचे असंतुलित हो जाती हैं। परिणामतः ये संतुलन की अवस्था में आती हैं, और संतुलन की अवस्था में आने के दौरान ही धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि धरातल के नीचे जब मौजूद विभिन्न प्रकार के तत्व संतुलन की अवस्था में आते हैं, तो संतुलन की अवस्था में आने के कारण धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है। ये तो मुख्य कारण थे भूकंप के, और इन सभी मुख्य कारणों में यही कारण मुख्य है कि धरातल के नीचे मौजूद चट्टानें गतिशील अवस्था में हैं, उनके मध्य एनर्जी उत्पन्न होती रहती है। जिस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, उसी समय धरातल पर एक भूकंप का जन्म होता है। जैसा पिछली वीडियो में मैंने कहा था, हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको अपन एनसीआर भी कहते हैं, दिल्ली के नीचे एक भूकंप उत्पन्न करने की एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा बन रही है। जिस टाइम एनर्जी रिलीज होगी उस टाइम एनसीआर क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप देखने को मिलेगा। अन्यथा छोटे मोटे भूकंप तो पूरे साल भर ही होने को आया है। इस 2020 के अंतर्गत समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में छोटे बड़े भूकंप तो काफी देखे जा चुके हैं। तो ये तो मुख्य कारण थे जो आंतरिक कारण थे। कुछ बाह्य कारण भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे भूस्खलन यानी भूमि का खिसकना। वर्षा के दौरान
जब भारी वर्षा होती है तो बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से नीचे खिसकने लगते हैं। नीचे के क्षेत्र में मृदा का कटाव हो जाता है, पहाड़ अपने वजन को सहन नहीं कर पाता और वो तीव्रता से नीचे आता है। परिणामतः आसपास के क्षेत्र में हलचल उत्पन्न होती है, लेकिन ये कारण से कोई ज्यादा बड़े पैमाने पर भूकंप नहीं आता। वहीं एक कारण और देख सकते हैं हम, परमाणु विस्फोट। जब परमाणु का विस्फोट होगा तो एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है, आसपास का एरिया पूरी तरह से हिल जाता है, उसमें हलचल उत्पन्न होती है जो भी भूकंप को जन्म देता है। लेकिन परमाणु विस्फोट के कारण ही उत्पन्न भूकंप बड़े पैमाने पर आने वाला भूकंप नहीं होता। बड़े पैमाने पर भूकंप तब आता है जब धरातल के नीचे उपस्थित प्लेटें संतुलित अवस्था में आती हैं, गतिशील अवस्था में होती हैं, एक दूसरे के पास पास आती हैं या एक दूसरे के दूर दूर जाती हैं, तो धरातल पर जन्म होता है भूकंप का, जो विनाशकारी हो सकता है। आज हमने भूकंप के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। भूकंप से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।